हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एबीपी न्यूज पर आप बड़ी खबर देख रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत केस में आज भी बड़ी हलचल है। आज लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पहली बार कैमरे पर गौरव आर्या दिखा है। गौरव आर्या वो शख्स जिस पर ड्रग्स डीलिंग के आरोप हैं। गौरव आर्या ने दावा किया कि वो कभी सुशांत से नहीं मिला, तो पहली बार इसकी एक झलक नजर आई है। आपको यह भी बता दें, तो सीबीआई की जो पूछताछ चल रही है, रिया के साथ भाई शोभिक, सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। और इन सबके बीच रिया के व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव का नाम सामने आया था, वो देखिए सामने आपके। ड्रग्स डीलिंग के इस पर इल्जाम है। ईडी के समन पर मुंबई पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि पूछताछ होनी है गौरव आर्या से। माना यह जा रहा है कि इस पूछताछ में रिया के ड्रग कनेक्शन की सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको सवालों का जवाब दीजिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. NCB का भी नोटिस मिला आपको? Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? Not done anything of the sort. I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. Why your name is going round? Why your name is going round? You have been summoned by the enforcement department. You don't have any kind of connection with the Bollywood actors. This is an exit. Huh? Any kind of connection with the Bollywood actors? मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? When was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. You're going to get sick right now. Please. No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. Come on, you know me. Why are you doing this? Sir, सुशांत राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था So when is the last time you met Riya Chakraborty? 2017. You have not given any kind of drugs to her. तो एक जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आ रही है, गौरव आर्या यह दावा कर रहा है कि मैं सुशांत से कभी नहीं मिला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मनोज वर्मा और मृत्युंजय सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि एयरपोर्ट पर आप हैं, मुंबई एयरपोर्ट पर। जरा ये बताइए, कब तक पहुंच सकता है गौरव? बिल्कुल, देखिए अखिलेश, अब से थोड़ी देर में जो है गौरव आर्या यहाँ पर पहुंचने वाला है। मुंबई एयरपोर्ट पर पूरी मीडिया गौरव आर्या का इंतजार कर रही है और गौरव आर्या को ईडी के उन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे जो व्हाट्सएप चैट के अंदर सामने आए हैं। व्हाट्सएप चैट से साफ होता है कि रिया गौरव आर्या से बात कर रही थी और वो जो बातचीत थी ड्रग्स को लेकर हो रही थी और यही वजह है कि ईडी ने गौरव आर्या को सम्मन किया है, उसको पूछताछ के लिए बुलाया है और ईडी ने गौरव आर्या के लिए सवाल। जी, तो मनोज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। गौरव आर्या थोड़ी देर में पहुंचने वाला है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आपको बता दें, दरअसल इस पूरे मामले में आप समझिए गौरव आर्या क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। माना यही जा रहा है कि गौरव आर्या बोलेगा तो रिया के ड्रग्स कनेक्शन के राज खोलेगा। उसके पास कई ऐसी जानकारियां हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रिया और गौरव आर्या का क्या है ड्रग्स कनेक्शन, क्यों आखिर इससे पूछताछ होनी है। देखिए रिपोर्ट। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यही वो चेहरा है जिसकी वजह से सुशांत केस में पहली बार ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ। पहली बार पता चला कि रिया के ड्रग्स डीलर से भी रिश्ते हैं। ये वही ड्रग्स डीलर गौरव आर्या है जिससे रिया ने बातचीत की थी। गौरव आर्या मुंबई पहुंच चुका है और कल सीबीआई के सवालों से उसका सामना होगा। गौरव आर्या रिया का कौन सा राज खोलेगा, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले गौरव आर्या का एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से सामना हुआ। आपको सवालों का जवाब दीजिए जो आप पे आरोप लग रहे हैं। मैं मिस किया था लास्ट 2017 में मेरा कॉन्टैक्ट था, तो मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है जी। फिर भी मैं अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने बुलाया है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। That's it. NCB का भी नोटिस मिला आपको? Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort. I have no contact there since 2017. Please let me किसी तरह का and cooperate. Why your name is going round? Why your name is going round? You have been summoned by the enforcement department. You don't have any kind of connection with the Bollywood actors. This is an exit. Huh? Any kind of
When मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? when was the last time you Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. We're gonna get sick right now. Please. सर रुक के No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. stand and talk to us? Come on, yeah, you know me. Why are you doing this? सर Please maintain सुशांत social राजपूत से आप मिले थे? When is the last नहीं, time मैं that you कभी met? नहीं मिला था उनसे। So when is the ना मैं last उनसे time you कभी met Riya Chakraborty? 2017. Oh, you have not given any kind of drugs to her. अब 8 मार्च 2017 का रिया का वो व्हाट्सएप चैट देखिए जिसमें वो ड्रग्स डीलर गौरव आर्या से ड्रग्स डीलिंग की बात कर रही थी। शाम को 6:59 पर हर कोई जानना चाहता है। सुना है ताजा माल बहुत अच्छा है। सॉरी, वो बंदा मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मैं तुमको और तुम्हारे पिता को परेशान करना नहीं चाहता था। अगर हम हार्ड ड्रग के बारे में बात करें तो मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया है। एक बार मैंने LSD ट्राई किया और एक बार मैंने MDMA। क्या तुमने MD ट्राई किया है? मैं निकल आया हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है। बाहर आओ, मुझे कार से मैसेज करो। हाँ, करती हूँ। रिया के इसी चैट के बाद सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन का खुलासा हुआ। CBI की जांच और पूछताछ में ड्रग्स भी आ गया। कल जब दूसरे दिन रिया CBI के सवालों को सामना कर रही थी तो सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर रिया से कई सवाल पूछे गए। CBI ने रिया से पूछा, क्या आपने ड्रग्स लिया है? क्या सुशांत ड्रग्स लेते थे? सुशांत को ड्रग्स कौन देता था? सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वाले को जानती हैं? क्या सुशांत का स्टाफ भी ड्रग्स लेता था? सुशांत की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कहां होता था? पार्टी में ड्रग्स कौन कौन लेता था? ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे इस्तेमाल होते थे? सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के खुलासे के बाद नारकोटिक्स विभाग भी एक्टिव हो गया। NCB ने 6 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जब टीम मुंबई पहुंची तो मुंबई से लेकर गोवा तक ड्रग्स कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक माफिया ड्रग्स को नष्ट करने में जुट गए। ड्रग्स को समुद्र में फेंका जा रहा है, ड्रग्स को चलाया जा रहा है। ड्रग्स डीलर अब्बास और किरण गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों बॉलीवुड में BDA ड्रग की सप्लाई करते हैं जो काफी महंगा है, जिसके 1 ग्राम की कीमत 5,000 रुपए है। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स इस्तेमाल को लेकर कंगना रनौत भी बड़े बड़े खुलासे कर चुकी हैं। NCB और CBI की जांच में सुशांत केस से लेकर बॉलीवुड की रंगीन पार्टियों तक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा। और मुंबई में गौरव आर्या का इंतजार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बस कुछ ही देर में वो मुंबई पहुंच जाएगा। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनोज, सवाल यही, गौरव आर्या इस पूरे मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी इसलिए है चूंकि जो वो राज फाश करेगा उससे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हो जाएगा रिया पर जो बहुत ही संगीन इल्जाम लगे हैं। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, गौरव आर्या भले ही इस बात को मना कर रहा है कि ड्रग्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चैट सामने आई है, ईडी के पास जो चैट है उसमें साफ तौर पर रिया गौरव आर्या के साथ ड्रग्स को लेकर बात कर रही है और गौरव आर्या की मुश्किल इसमें बढ़ने वाली है। वो शायद मीडिया से झूठ बोल रहा है बचने के लिए, लेकिन जब ईडी अपने सवाल करेगी, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने सवाल करेगा तो गौरव आर्या कहीं ना कहीं फंसता हुआ अपने आप को देखेगा और वो तब सच उगलेगा जब उससे पूछताछ की जाएगी। अभी फिलहाल उसको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और इसके बाद उसको सम्मन NCB की तरफ से किया जाएगा और उसको ईडी के सवालों के जवाब तो देने ही होंगे, साथ ही साथ NCB के सवालों के भी जवाब देने होंगे, क्योंकि साफ लिखा हुआ है चैट के अंदर कि ड्रग्स की बात हो रही थी। अब जो उसकी फ्लाइट है गौरव आर्या की, वो लैंड कर चुकी है, अपनी मां के साथ आ रहा है गौरव आर्या। अब एयरपोर्ट पर तमाम मीडिया गौरव आर्या का इंतजार यहां पर कर रही है और कुछ ही देर में गौरव आर्या यहां से बाहर आएगा, तब हम उनसे सवाल पूछेंगे और तब ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो रिया को कैसे जानता था, वो रिया से कब मिला और जो ड्रग्स की बात उस चैट के अंदर हो रही थी तो वो क्यों हो रही थी और ड्रग्स वो कहां से लेकर आता था। जी अखिलेश। चलिए मनोज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दरअसल रिया चक्रवर्ती पर तमाम तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के जीजा ने एक ब्लॉग लिखा है। उस ब्लॉग में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए क्या कहना है उनका। जैसे ही केस में ड्रग एंगल सामने आया और CBI ने मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए बुलाया, आरोपी की तरफ से PR टीम एक्शन में आ गई है। आरोपी के दिए इंटरव्यू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से संतोषजनक जवाब नहीं होने के बावजूद भी सवाल नहीं किए गए, उससे संदेह होता है। खबर यह आई कि मौत से पहले सुशांत हिमाचल, केरल और कुर्ग में प्रॉपर्टी देख रहे थे, जबकि मुंबई पुलिस ने यह झूठ फैलाया कि सुशांत पेनलेस डेथ के बारे में गूगल सर्च कर रहे थे। अगर यह हत्या है तब तो मेरी बात सही साबित हो जाएगी और अगर यह आत्महत्या है
तो मेरा मानना है कि ऐसा करने के लिए सुशांत को मजबूर किया गया। यह कहा जा रहा है कि सुशांत की तबीयत इसलिए बिगड़ी क्योंकि उसने दवा लेनी बंद कर दी थी, जबकि सच यह है कि जैसे ही सुशांत ने साजिश के तहत दिए जाने वाले ड्रग्स बंद कर दी तो मई महीने में वो बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे थे। यह गौर करने वाली बात है। यह लाइन जो आपने इस वक्त सुनी है, आरोपी ने कहा कि पिता के सुशांत के रिश्ते ठीक नहीं थे, जबकि सच यह है कि जब दिल्ली में सुशांत स्कूल में पढ़ता था उसके पिता उसकी दीदी प्रियंका के साथ दिल्ली में ही रहते थे। यह सब सच छिपाने की कोशिश है। सत्यमेव जयते। तो रिया के राज का पर्दाफाश होने वाला है। सुशांत केस की साजिश का सच सामने आएगा और सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली बार सीबीआई सुशांत के परिवार वालों से भी अब सच जानेगी। सबसे पहले सुशांत की बहन मीतू जो खुद मुंबई में रहती हैं, उन्हें सीबीआई ने कल बुलाया है पूछताछ के लिए। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रिया का झूठ अब टिकने वाला नहीं है। रिया के राज का पर्दाफाश होने वाला है। सुशांत केस में साजिश का सच सामने आने वाला है और यह सब कुछ होगा सुशांत की बहन मीतू के बयान से। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू को सम्मन भेजा है। सीबीआई मीतू से रिया के हर झूठ का सच जानेगी। कल सुशांत की बहन मीतू सीबीआई के सामने पेश होगी और रिया के हर राज से पर्दा उठाएगी। नहीं लिखवा रखा है। आपको बता दें कि मीतू मुंबई में ही रहती है और सुशांत की मौत के तुरंत बाद परिवार की इकलौती सदस्य थी जो उनके घर पहुंची थी। सुशांत की मौत की जानकारी सबसे पहले परिवार में मीतू को ही दी गई थी। सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दायरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती कई सवालों के गोल मटोल जवाब दे रही हैं तो कई सवालों में वो असहज महसूस कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कल और बढ़ने वाली हैं क्योंकि कल सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह को सीबीआई ने समन जारी किया है। मीतू सिंह वो कड़ी हैं जो 8 जून से लेकर 12 जून के घटनाक्रम को बता सकती हैं और रिया चक्रवर्ती के दावों की पोल खोल सकती हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से यह बताते हैं कि आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि रिया झूठ बोल रही हैं। देखिए इस मामले में क्या कहना है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों का और रिया ने क्या क्या जानकारी दी है। सच अब सामने आएगा। रिया का दावा कि सुशांत ड्रग्स लेता था, परिवार का बयान कि ड्रग्स लेने की बात गलत है। यह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लोगों का कहना है। सुशांत की परिवार से नहीं बनती थी, रिया ने दावा किया, जबकि परिवार का कहना है कि रिया ने सुशांत को लेकर झूठ कहा है। सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे, सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी साजिश है, यह परिवार का बयान है। रिया का दावा कि सुशांत से कभी पैसे नहीं लिए, परिवार का बयान है कि सुशांत की कमाई रिया ने उड़ाई, उस पर ऐश कर रही थी रिया। तो ये तमाम बातें देखिए आप किस तरीके का विरोधाभास है। सुशांत केस का ऐसे में अब सच सामने आएगा पूछताछ के जरिए जब सीबीआई तमाम लोगों से बयान ले रही है और सुशांत के घर वाले जलते थे, रिया ने दावा किया था। रिया की साजिश उन्हें पता थी, यह परिवार का बयान है। सुशांत की मौत से कोई संबंध नहीं, यह रिया ने कहा। सुशांत की मौत से मैं रिया का हाथ है, यह कहना है परिवार का। और आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे एक और सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और मृत्युंजय, यही देखिए सबसे बड़ा पेच है जो विरोधाभास है रिया के बयान में और जो परिवार के लोग कह रहे हैं। क्या यही सबसे बड़ा आधार साबित होगा इस पूरे मामले में, जांच में, जिससे लगता है कि रिया फंस जाएंगी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो परिवार आरोप लगा रहा है, जो परिवार का बयान है उसके विपरीत रिया का बयान है और जो सुशांत सिंह राजपूत के करीबी लोग थे या घर में रहने वाले लोग थे, चाहे केशव हो, नीरज हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, इनके बयान भी रिया के बयान से मैच नहीं कर रहे हैं। बहुत अंतर है। एक कोई कह रहा है, नीरज और केशव कहते हैं कि झगड़े होते थे घर में, रिया कहती थी कि सुशांत ने खुद कहा था घर से चले जाओ। तो ये इसमें फर्क नजर आता है। अगर वो खुद से इच्छा से गई थी तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया। सुशांत उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो ये बात कौन बताएगा? ये बात बताएंगी मीतू सिंह, जिनको सीबीआई ने समन जारी किया है। कल उन्हें आने के लिए कहा गया है। मीतू सिंह 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सुशांत के साथ थी। ऐसे पर सुशांत ने निश्चित तौर पर उनसे कुछ बातें साझा की होगी, उनसे जरूर बताया होगा कि रिया किस बात को लेकर घर से चली गई हैं, क्या वो डिप्रेशन के शिकार थे, दवाई नहीं ले रहे थे, ये बातें वो मीतू सिंह बता सकती हैं। उनके जीवन में क्या तकलीफ थी वो बातें मीतू सिंह बता सकती हैं। इसीलिए मीतू सिंह बहुत अहम कड़ी और सीबीआई ने पहले मीतू सिंह को बुलाया है। इसके अलावा प्रियंका और उनके प्रति
जो सुशांत के जीजा जी हैं उनका भी बयान दिल्ली सीबीआई दर्ज करेगी, लेकिन मुंबई सीबीआई के सामने मीतू सिंह को हाजिर होना है और कल उनका बयान दर्ज हो सकता है। तो ऐसे पर रिया चक्रवर्ती जो दावा कर रही हैं उस दावे की सच्चाई जानने के लिए मीतू सिंह का बयान बहुत मायने रखता है। जी मृत्युंजय, ये भी बताएं कि रिया चक्रवर्ती से कल तक 17 घंटे पूछताछ हो चुकी थी, आज भी 5.5 घंटे करीब हो चुके हैं जो सीबीआई की पूछताछ जारी है। कुछ वहां से अपडेट है क्या, कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी आपको बता दें कि कल जो मोस्टली जो बातचीत हुई थी वो पैसे को लेकर हुई थी। आपको याद होगा कि कल दोपहर के 1.5 घंटे के समय के लिए सुशांत के जो सीए हैं संदीप श्रीधर, उनको बुलाया गया था। दरअसल पैसे के लेन देन को कन्फ्रंट करने के लिए और पैसे के निवेश के बारे में बात करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए सीए श्रीधर को बुलाया गया था। आज ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इन 3 विषयों पर उनसे बातचीत हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। दवाइयों के बारे में, डिप्रेशन के बारे में उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आपने वाकई में जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे उनसे आपने दवाइयों का सुझाव लिया था, या आपके पिता जो कि आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं उनसे भी आपने दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिया था, उसके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो आज जो जांच का एंगल है और पूछताछ का एंगल है वो ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इन 3 विषयों को लेकर है। और 8 तारीख से लेकर 7 दिन पहले और 7 दिन बाद क्या कुछ हुआ इस बारे में पहले दिन भी पूछा गया था, और आज फिर से कुछ जो अन्य किरदार हैं सिद्धार्थ पिठानी है उनको सामने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है मृत्युंजय की ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, इसी के इर्द गिर्द ये पूछताछ चल रही है। और यही 3 ऐसी बातें हैं जिसकी परत दर परत सीबीआई एक परत पर जांच करते हुए पूरी जानकारी देगी और पूछताछ से हो सकता है कुछ अहम बातें आज ही निकलकर सामने आ जाएं। सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत की बहन मीतू के बीच का व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिसमें दोनों के बीच की कुछ बातचीत के साथ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का भी जिक्र है। यह पर्ची डॉक्टर सुजान की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने सुशांत के डिप्रेशन का इलाज किया है। इस प्रिस्क्रिप्शन में जिन दवाइयों के नाम लिखे गए हैं, क्विटिपिन सेटा और क्लोनोट्रिल, इन 2 दवाइयों का जिक्र इस प्रिस्क्रिप्शन में है। तो सुशांत को जो दवा दी जा रही थी उसका राज क्या है, यह भी एक बड़ा सवाल। हर एंगल से सीबीआई जांच कर रही है, तमाम कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। और देखिए किस चीज की दवा दी जा रही थी, सुशांत को किस बीमारी की दवा दी गई, बाइपोलर डिसऑर्डर की दवा दी गई थी, इसके अलावा एंजाइटी की दवा उन्हें दी जा रही थी, और आपको बता दें कि सिजोफ्रेनिया की भी दवा उन्हें दी जा रही थी। यह दावा किया गया है इस प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से। डॉक्टर सुजान के प्रिस्क्रिप्शन पर जिन दवाइयों के नाम लिखे हैं वो दवाई किस बीमारी की हैं, यह जानने के लिए हमने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोहरा से बातचीत की है। उनका दावा है कि जिन दवाइयों के नाम हैं, जिस डोज का जिक्र है, वो शक की बीमारी के केस में दिया जाता है। ये जितनी मेडिसिन हैं उनको हम किस किस चीजों के लिए देते हैं, तो अगर कोई बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, बहुत ज्यादा किसी को डिप्रेशन हो, कोई मूड डिसऑर्डर का केस हो तब दी जाती है, कोई ऐसा केस हो जिसमें बहुत ज्यादा शक या साइकोटिक एलिमेंट हो। तो कुल मिला के 4 तरह की गोलियां अगर कोई डॉक्टर दे रहा है देख के, क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट, तो इसका मतलब है वो डॉक्टर क्लियर है कि इस पेशेंट को ज्यादा बीमारी है, उसके अंदर कई लक्षण है या काफी लक्षण है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। लखनऊ डबल मर्डर की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस कहानी में डिप्रेशन की शिकार एक बेटी है, प्यार, दर्द, डर, खौफ और गुस्सा है, और इन सब के बीच एक ऐसा खौफनाक पल आता है जो रेलवे अधिकारी के परिवार को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो आप भी देखिए डिप्रेशन की यह खूनी कहानी जिसमें एक अधिकारी का पूरा परिवार ही उजड़ गया। पल भर में बिखर गया हंसता खेलता परिवार। चंद मिनटों में खत्म हो गया एक परिवार का संसार। कत्ल की सबसे सनसनीखेज कहानी। डबल मर्डर की दिल दहलाने वाली दास्तान। लखनऊ के इस घर में हंसता खेलता परिवार था।
लेकिन पलक झपकते सब कुछ खत्म हो गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के करीब रेलवे के बड़े अधिकारी राजेश दत्त वाजपेयी का ये सरकारी आवास डबल मर्डर की एक ऐसी खौफनाक वारदात का गवाह है जिसकी कहानी कलेजे को कपाने वाली है, क्योंकि घर को आग घर के ही चिराग से ही लगी। पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को। पुलिस ने जो खुलासा किया शायद उससे राजेश दत्त वाजपेयी पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन फिर भी बेटी की जगह अपनी पत्नी और बेटे की हत्या का केस अज्ञात के नाम पर दर्ज कराया। इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं, पत्नी और बेटे से जुदा हो चुके आर.डी. वाजपेयी अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि जिस बेटी पर मां और भाई की हत्या का आरोप है वो बेटी भी उनके करीब है। अब सवाल ये है कि क्या राजेश दत्त की बेटी ने अपनी मां और भाई की हत्या की? हत्या की वजह बड़ी हैरान करने वाली है। पुलिस के मुताबिक आर.डी. वाजपेयी की बेटी ने बताया कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, उस पर भूत प्रेत का साया था। अचानक कोई ताकत उस पर काबू कर लेती थी और फिर पता नहीं चलता था कि क्या और क्यों हो रहा है। भूत की कहानी पर अक्सर मां से भी झगड़ा होता था। पुलिस के मुताबिक राजेश दत्त की नेशनल लेवल की शूटर बेटी ने अपनी मां और भाई की शूट करने से पहले घर के बाथरूम के शीशे पर जैम से लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन, और फिर इस पर भी फायरिंग की थी। अभी तक थोड़ी सी पूछताछ में समझ में आया है कि दैट शी इज इन डिप्रेशन और हम नियमानुसार उसे बाल संप्रेक्षण गृह में भेजेंगे, पर उसके पहले विल टेक केयर ऑफ हर एज वेल। फिलहाल रेलवे अधिकारी की पत्नी बेटे के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। यकीनन ये कहानी बहुत चौंकाती है, जिस तरीके से अब यह खुलासा हुआ है और बेटी पर यह तमाम गंभीर आरोप लगे हैं। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे साथ संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और संजय, देखिए, सवाल यही है, डिप्रेशन की बात तो पुलिस कह रही है, लेकिन ये भूत प्रेत वाला एंगल कहां से आ रहा है? इसके बारे में भी कुछ और पता चल पा रहा है क्या? देखिए अखिलेश, मैं पूरी घटनाक्रम पे आपको लेके चलता हूं। कल दोपहर को जब ये वारदात हुई थी और पुलिस जांच पड़ताल करने गई थी तो उनको उस घर से .22 के वेपन मिले थे और बुलेट्स मिले थे। पुलिस को जब ये मालूम चला कि बेटी आर.डी. वाजपेयी की जो है वो नेशनल लेवल की शूटर रही है तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हो सकता है किसी वजह से घर में ही कोई शख्स तो नहीं है जिसने ये वारदात को अंजाम दे दिया हो। और उस जो बिटिया थी उनकी उस वक्त घर में मौजूद थी, ट्रॉमा में थी, लेकिन पुलिस ने उससे बहुत ही नरमी से पूछताछ शुरू की और उसने एक के बाद एक जो राज खोले। उसके बाद पुलिस के मुताबिक उसने कत्ल किया है और उसने अपना गुनाह कबूल किया है। पुलिस सूत्रों ने हमें ये बताया कि उस घर में आर.डी. वाजपेयी की बेटी का एक कमरा था जिसको उसने अपनी दुनिया बना रखा था। वहीं पर वो सारी चीजें अपनी दीवारों पर दर्ज करती थी, उसका दुख दर्द, ये सारी परेशानियां वहां इमोजीज के जरिए या अपनी हैंड राइटिंग से वो लिखती थी। और पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि हैलोसिनेशन करके एक बीमारी होती है जिसमें किसी व्यक्ति को मिथ्या भ्रम हो जाता है, मतलब वो अज्ञात अदृश्य लोगों से बात करता है, उनका आदेश मानता है, उनसे हर बात डिस्कस करता है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 15 दिन में आर.डी. वाजपेयी अपनी पूरी फैमिली को लेकर दिल्ली शिफ्ट होने वाले थे। तो उस बिटिया को कहीं ना कहीं ये मन में आया कि वो इसका जो घर है, एक कमरा उसका घर है, वो घर उससे बिछड़ जाएगा। और फिर ऐसा पुलिस के लोगों ने बताया कि जो पूछताछ में सामने आई बात कि उन्हीं अदृश्य लोगों के, अदृश्य शक्तियों के, जिसको भी आप उस बीमारी में शामिल कर सकते हैं, उसके कहने पर ही जाकर के उसने अपने माँ का और बेटे भाई का कत्ल कर दिया था। तो इस तरह से वो मानसिक रूप से बीमार थी, मनोरोगी थी। और यही कारण है कल जब आर.डी. वाजपेयी लगभग रात के 10 बजे दिल्ली से चलकर अपने लखनऊ के आवास पर पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया, क्योंकि घर वालों के मुताबिक बेटी से बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे, बहुत दुलारी थी उनकी। और जब उनको पता लगा तो पुलिस की थ्योरी घर की खुशियों को उजाड़ दिया। जो बड़ी बात है वो यही है। अब कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए संजय आपका। अब हम बात कर लेते हैं बाढ़ से बेहाल मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। सबसे पहले हम आपको जरा राजस्थान के झालावाड़ की तस्वीरें दिखाएं। बहुत ही डराने वाली तस्वीर है ये। झालावाड़ में एक उफनते नाले में एक युवक बह गया।
बताया यह जा रहा है कि 20 साल का राधेश्याम नाम का एक युवक अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में पुलिया पार करते हुए तेज बहाव में वो बह गया। इस हादसे के बाद रेस्क्यू टीम युवक की तलाश कर रही है। पानी का जो वेग है आप देख सकते हैं, बहुत तेज। 20 साल का ये नौजवान, वहां चीख पुकार मच गई थी। आप वो आवाज साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे। और मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को दिखाने के लिए आपको अब रतलाम की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रतलाम का ज्यादातर इलाका पानी में डूब गया है। ये देखिए, हर तरफ पानी ही पानी, कार से लेकर बस तक जलमग्न। मंदिर, मस्जिद पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। घर के सामने से गुजरने वाली गलियों में पानी का तेज बहाव है। ये रिहायशी इलाका है जहां आप देखिए हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर बार डूब चुके हैं। और पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल बहुत ज्यादा है। आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक बस भी डूबी हुई नजर आ रही है। तो घर से लेकर बाजार तक हर जगह एक ही तरह के हालात। ये मध्य प्रदेश के रतलाम का हाल आपके सामने है। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। प्रदेश के 12 जिलों के इस बाढ़ का दर्द भी दिख रहा है। 12 जिले के 454 गांव से घिरे 7,000 लोगों के साथ इन लोगों को बाहर भी निकाला गया है। 170 राहत शिविरों में 9,300 लोग रह रहे हैं। और आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वेक्षण करते हुए। बाढ़ से हुई तबाही का आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद जायजा लिया है। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे, पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहां पर नदी नाले हैं, कहां जमीन है। हर तरफ पानी ही पानी। बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है इस इलाके में। ये मुख्यमंत्री ने खुद हवाई सर्वेक्षण किया, क्या नुकसान हुआ है उसका उन्होंने जायजा लिया है। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बाढ़ के बीच मध्य प्रदेश में लोग किन मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, इसे बताने के लिए आपको छिंदवाड़ा की भी एक तस्वीर दिखाते हैं। चारों तरफ पानी की वजह से एक प्रसूता के लिए जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो लोग घाट पर महिला को अस्पताल ले गए। अब देखिए किस तरीके से एक घाट पर इस महिला को ले जाया गया है, क्योंकि हर तरफ पानी पानी था और ऐसे में ये मुमकिन नहीं था कि इन्हें एम्बुलेंस की मदद से ले जाएं। अरे दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश में कई गांव डूबे हुए हैं। अब आपको रायसेन की तस्वीरें दिखाते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी। नर्मदा किनारे बसे गांव के लोगों को सेना की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम भी इन इलाकों में रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। एनडीआरएफ से लेकर सेना के तमाम लोग यहां पर तैनात हैं और कोशिश यही कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहां से सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया जाए। ये रायसेन की तस्वीर आपके सामने है। और बाढ़ की वजह से महाकाल की नगरी उज्जैन भी मुश्किलों में घिर गई है। कई मकान और घर पानी में डूब चुके हैं। शिप्रा नदी उफान पर है। आसपास के घाट पूरी तरीके से डूब गए। यहां तक कि मंदिर भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और बाढ़ के खतरे को देखते हुए घाट के आसपास रेस्क्यू टीम को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ के साथ सेना भी इस वक्त वहां पर मुस्तैद है। ये आप देखिए उज्जैन की गलियां और ये देखिए वहां जो मंदिर हैं वहां पूरी तरीके से डूबे हुए पानी में।
शिप्रा नदी उफान पर है और इस वजह से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया। ये उज्जैन की तस्वीर आपके सामने है, महाकाल की नगरी उज्जैन। और मध्य प्रदेश में ही शिवनी में वैन गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के पानी की वजह से वैन गंगा नदी के 2 बड़े पुल पानी में बह गए। कई जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जिस पुल की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, इसे 2 महीने पहले ही तैयार किया गया था और इस पुल के टूटने से लोगों का आसपास के इलाकों से संपर्क टूट चुका है। और सवाल तो ये कि 2 महीने पहले आखिर जिस पुल को तैयार किया गया, आखिर कैसे वो धराशायी हो गया यूं? पानी का बहुत तेज बहाव देख रहे हैं आप, किस तरीके से वहां पर उफान है आप देखिए, और पुल का जो हाल हुआ है वो भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात को देखते हुए सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। बालाघाट में बाढ़ में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी है। बताया यह जा रहा है कि बालाघाट में कुमहली गांव में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। कुछ लोग पेड़ पर और कुछ लोग घर में ही छत पर शरण लिए हुए हैं। पूरी रात गुजरने के बाद सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। सेना और एनडीआरएफ की मदद से कई लोगों को वहां से निकाला गया है। आपको बता दें कि बालाघाट में लगातार बारिश की वजह से नर्मदा और उनकी सहायक नदियां वैनगंगा, सोन और बाघ उफान पर हैं। छिंदवाड़ा में लगातार हो रही बारिश से पेंच नदी उफान पर है और माचा गोरा बांध के भी 8 गेट खोले गए हैं, जिसमें पेंच नदी का पानी आसपास के गांव में भर गया। प्रशासन लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। बारिश से एमपी के छिंदवाड़ा जिले के हालात इस कदर खराब हैं कि एनडीआरएफ को लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। छिंदवाड़ा के चांद थाना इलाके के रामपुरी टोला गांव में 5 लोग नदी के किनारे फंसे हुए थे। इन्हें निकालने के लिए एनडीआरएफ ने हेलीकॉप्टर की मदद से ऑपरेशन चलाया। रामपुरी के जिन 5 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया है, इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं। इन्हें छिंदवाड़ा में जिला अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। इससे पहले सुबह भी एक युवक को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला था। छिंदवाड़ा के लोधीखेड़ा में फंसे 9 में से 7 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने नाव के जरिए सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ और जगहों से लोगों के फंसे होने की खबरें मिल रही हैं। इन्हें भी निकालने की कोशिशें जारी हैं। हमने और अतिरिक्त हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मांगे हैं। एयरलिफ्ट करने का काम सवेरे जल्दी प्रारंभ किया जाएगा। खराब मौसम के कारण उसमें बाधा पैदा हो रही है। छिंदवाड़ा जिले में लगातार हो रही बारिश ने हर तरफ लोगों को मुश्किल में डाल रखा है। गांवों के चारों ओर नदियों का पानी भर गया है, जिससे गांव टापू बने हुए हैं। ऐसे में फंसे लोगों के लिए एनडीआरएफ ही एकमात्र उम्मीद है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खरगोन में नर्मदा नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास के इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं और यहां के लोग कह रहे हैं कि 7 साल के बाद ऐसा हुआ जब खरगोन में नर्मदा पर बना पुल पानी में डूब गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाटर लेवल है, जलस्तर, वो कितना ज्यादा है। 9 जिले बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है मध्य प्रदेश में और जल तांडव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों के घर बार से लेकर मंदिर, बाजार, हर तरफ पानी ही पानी। एमपी में बाढ़ से हालात इतने खराब हो गए कि इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 3 और सेना का 1 कॉलम बुलाया गया। सबसे ज्यादा प्रभावित छिंदवाड़ा, सीहोर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और
शाजापुर जिला है। एमपी के शाजापुर जिले में शुक्रवार से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से पार्वती एवं नेवज नदी उफान पर है। शाजापुर जिले की काला पीपल तहसील में बारिश का असर ज्यादा है। बारिश से क्षेत्र के कई इलाकों में पानी भर गया है। काला पीपल तहसील के अरनिया कला में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। निचली बस्तियों व बाजारों की दुकानों में पानी भर गया है। अरनिया कला में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम बुलाई गई है। टीम ने बाढ़ में फंसे लोगों की मदद कर उन्हें बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पार्वती नदी उफान पर होने से भोपाल सीहोर मार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा भी जिले में बारिश के चलते कई मार्ग बंद हो गए हैं। एमपी का होशंगाबाद शहर चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर चुका है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचली कॉलोनियों और शहर के बड़े भाग में पानी घुस चुका है, जिसके कारण सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा। उधर जबलपुर में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के तमाम इंतजामों की पोल खोल दी है। कई पॉश कॉलोनियों में भी पानी भर गया। सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। तस्वीरें जबलपुर के तिलहरी इलाके की पॉश कॉलोनी चैतन्य सिटी की है। यहाँ 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। कॉलोनी में ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से लोग अपने घरों में ही फंस गए। इलाके में बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घरों में फंसे 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चैतन्य सिटी के अलावा भी जबलपुर शहर के और कई निचले इलाकों में जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। 100 घरों में किचन तक पानी आ चुका है। बहुत से लोग शिफ्ट कर चुके हैं। हम पूरी सोसाइटी का ध्यान रख देख रहे हैं कि किसको कैसी समस्याएं आ रही हैं। और ना नाली है ना बिजली है। यहाँ पे 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए बिल देना पड़ रहा है पर मंथ। ठीक है, ना सीवेज है। मतलब जितनी सोसाइटी में जो जो चीजें होनी चाहिए वो एक भी चीजें नहीं है। सभी में समस्याएं हैं। हम घर से बेघर हो गए हैं। 2 बजे रात में पानी घर में घुसा है। पूरा मकान ऊपर से सीपेज हो रहा है। और देखिए रोड के लेवल मकान बना के दिया है। बोला था कि रोड के 2 फीट ऊंचे मकान बना के देंगे हम। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। रोड के लेवल है। पूरा थोड़ा बारिश होता है। ये दूसरा बाढ़ है ये। वहीं जबलपुर के बरगी डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार जारी मूसलाधार बारिश के चलते डैम के 17 गेट खोल दिए गए। 17 गेटों से 2,40,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध खुल जाने से तटवर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गेट खुलने से नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्वारी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट के तटों पर सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है। साथ ही बांध के अन्य निचले क्षेत्र के रहने वालों को डूब क्षेत्र में प्रवेश न करने की सलाह दी गई है। पानी छोड़े जाने से बांध प्रबंधन ने नर्मदा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जबलपुर से लेकर होशंगाबाद तक के 320 किलोमीटर लंबाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सिवनी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, देवास, सीहोर, खंडवा और खरगोन जिले के तटवर्ती क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको हम गुजरात लिए चलते हैं और राजकोट में भारी बारिश के बाद किस तरीके के हालात बन गए वो तस्वीरें जरा देखिए। दरिया की तरह पानी बह रहा है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पानी का शोर लोगों को डराने वाला है। शहरी इलाका है, आप देख पा रहे हैं। आसपास मंदिर से लेकर लोगों के घर बार नजर आ रहे हैं। रामनाथ महादेव मंदिर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। पानी की रफ्तार जरा देखिए। पानी का जो वेग है बहुत ज्यादा। मंदिर का बस ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है और ये आप देख सकते हैं पानी का प्रवाह कितना तेज। और मध्य प्रदेश के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी बाढ़ ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। अब आपको ओडिशा के कटक की तस्वीरें दिखाते हैं। कटक में मंदिर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। मंदिर परिसर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये आसमान से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी। आपको बता दें कि ओडिशा में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। और न सिर्फ कटक बल्कि भद्रक, जाजपुर, जगत सिंहपुर, बालासोर, सबलपुर, ये तमाम जिले बाढ़ से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं।